वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर से एक नया टॉपिक में चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या उसी को बोल देते हैं द्विध्रुव क्षेत्र। ठीक, मतलब द्विध्रुव के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उस क्षेत्र हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव क्षेत्र कहेंगे। अब बात आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल में तो प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों होते हैं और समान परिमाण के होते हैं, विजातीय होते हैं। तो वो क्षेत्र कैसे बनाता होगा? यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल में ठीक है समान परिमाण के आवेश होते हैं, ठीक, लेकिन उनके आवेश, कुल आवेश तो जीरो होता है, लेकिन इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होते हैं और इसी कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है। ठीक है, मतलब विद्युत द्विध्रुव का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुल आवेश तो शून्य होता है, लेकिन उसके डिस्टेंस, उन आवेशों के मध्य जो डिस्टेंस होता है उसके कारण वह इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या बनाता है? अपना फील्ड बनाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव का क्षेत्र या द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं, जिसकी गणना हमको करनी है। अब इसकी गणना करने के लिए बस दो पोजीशन आती है, फील्ड होगा, इसका फील्ड होगा। इस फील्ड में कहीं पर भी हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। इसके लिए हमको कोई पॉइंट लेना होगा। अब यहाँ पर दो स्टैंडर्ड पॉइंट आते हैं, ठीक है, उस स्टैंडर्ड पॉइंट को मैं पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है एक, मान लो यहाँ पर, चलिए पहले मैं हेडिंग डाल दूं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने इसमें बताया अभी दो विशेष स्थितियों पर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। ठीक, एक होता है अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, एक होता है अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति होता क्या है और निरक्षीय स्थिति होता क्या है, इसको पहले हम समझ लें। ठीक, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को पहले समझ लें, उसके बाद इन दोनों पोजीशन में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की उस पर्टिकुलर अक्षीय या निरक्षीय स्थिति बिंदु, अक्षीय या निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले लेकर चलते हैं अक्षीय स्थिति किसको कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अक्षीय स्थिति को लिख देता हूं मैं। ठीक, चलिए ये हो गया। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, यदि वह बिंदु द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में स्थित हो तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, या उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन में है बोलते हैं। मतलब ऐसा हुआ, ये मान लो डाइपोल है, प्लस की और माइनस की से बना, और इसको मैं पहले क्या करो, पिछले कक्षा में हमने एक चला था, ये क्या है? इसका एक्सिस या अक्ष है, और इसको हम बढ़ाते हैं, मान लो इस अक्ष को बढ़ाते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। और यदि वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यदि वह बिंदु कहाँ स्थित हो? इस अक्ष के इस अक्ष में किसी बिंदु पर स्थित हो। ठीक है, इस अक्ष में कहीं पर भी स्थित हो, तब इसके सापेक्ष हम क्या कहेंगे? उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष या डाइपोल के सापेक्ष क्या कहेंगे? अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। इसी दो नाम है इसका। ठीक है, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में कहते हैं। ठीक, और इसी बेस पर एक पोजीशन हमारा बनता है क्या है? अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। मतलब विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष किसी कोई बिंदु जो है कौन सी पोजीशन पे है? मान लो अक्षीय स्थिति में है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। दूसरा इसमें आता है, यहाँ पर आता है क्या? निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा? जब वह बिंदु जो कहाँ होगा? ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लंब आर्धक। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लंब आर्धक मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के मध्य बिंदु से जाने वाली लंबवत रेखा, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जाने वाली लंबवत रेखा में कहीं पर स्थित हो। ठीक,
तब उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। मैं उसका भी डेफिनेशन लिख देता हूं। चलिए, एक डेफिनेशन ये हुआ कौन सा, अक्षीय स्थिति का। दूसरा क्या आएगा, निरक्षीय स्थिति, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, चलिए उसको भी लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने, निरक्षीय स्थिति। ठीक, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यदि वह बिंदु द्विध्रुव के लंबवत अक्ष या लंबवत रेखा में स्थित हो, तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति, या क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति कहते हैं। ठीक है, मतलब अभी मैंने जो बताया था कौन सा, ये पोजीशन में यदि है, यदि ये डाइपोल है हमारे पास, ठीक है, ये डाइपोल में यदि क्या हो, इस पोजीशन में स्थित हो, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होनी चाहिए, लंबार्धक कहते हैं उसी को, या लंबवत रेखा में स्थित हो, तब उस बिंदु को क्या कहेंगे, द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं, या इक्विलेटरल पोजीशन में है, ऐसा बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है इस द्विध्रुव के कारण इस पोजीशन में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, और दूसरा अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ये बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसको मैं एक एक टॉपिक लेकर दूंगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम यहाँ पर आता है, देखिए जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते समय डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, जिस पोजीशन के लिए पूछा जाएगा उस पोजीशन का पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ही उस पोजीशन का क्या करेंगे, उस पोजीशन की अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसकी काउंटिंग करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो, यदि आपको अक्षीय स्थिति में पूछता है तो अक्षीय स्थिति के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर क्या करना है, काउंटिंग करना है, तो पहले अक्षीय स्थिति को डेफिनेशन देंगे, परिभाषित करेंगे वास्तव में अक्षीय स्थिति कहते किसको है। और मान लो यदि पूछा जाता है निरक्षीय स्थिति पूछा जाता है, तो पहले क्या करेंगे आप, निरक्षीय स्थिति को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे, किसके सापेक्ष, द्विध्रुव के सापेक्ष। तो हमारे पास दो यहाँ पर पॉइंट बनते हैं, पहला द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। दूसरा यहाँ पर बनता है क्या है, निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो आइए लेकर चलते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या बन रहा है, यहाँ पर अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर, पहला हमारा कौन सा रहेगा, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। चलिए, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई जो सिस्टम है उस सिस्टम को पहले लेंगे। हमारा सबसे पहला क्या है, द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले डाइपोल ले लेते हैं। तो डाइपोल लेने के लिए क्या होगा, एक डाइपोल लिया मैंने, चलिए इसको ले लिया माइनस क्यू आ गई, सब इसको ले लिया क्या, प्लस क्यू आ गई। इसको नॉमिनेट भी कर देते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, इधर मैं ए कर दूं थोड़ा सा, इधर क्या कर दूं बी। ठीक, एक्सिस ले ले, इसका लेंथ इसका लेते हमको मालूम है 2a, सेंटर पॉइंट लिए इसका, सपोज इसको क्या ले लिया मैंने O। ठीक, ये हमारा बन गया क्या, मेन ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। इसके कारण हमको कौन सा पोजीशन बोला गया है, अक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति मैंने क्या बताया था, वह बिंदु कहां पर स्थित हो, द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में स्थित हो। तो चलिए हम क्या करते हैं, उस बिंदु को ये द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष में लेते हैं। कहां पर, यहां पर कोई बिंदु P। ठीक, जो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, मान लीजिए सपोज दैट R दूरी पर स्थित है। ये ले लिया, कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, जिस पर हमको क्या करनी है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, मैंने क्या कहा, सबसे पहले डाइपोल बनाया, बिंदु प्रोवाइड किया, उसके बाद हमको जो काउंट करनी है उसको कहा। तो जो सोचकर हमने डायग्राम बनाया है, ध्यान रखिएगा इसको, जैसे हिसाब से हमने डायग्राम बनाया है उसी हिसाब से इस डायग्राम को हम क्या करेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो सोचकर हम डायग्राम लिखे हैं वो पूरे को हमको यहाँ पर बताना होगा, यह क्या है, कैसे है और हमको क्या करनी है। ठीक है, तो मैं उसको लिख दूं आपके लिए। चलिए चलिए, ये लिख दिया मैंने, कौन सा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना हुआ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसको हमने नाम कर दिया AB।
ठीक, जिसे हम कहाँ रखे हैं, कैपिटल के पराविद्युतांक के एक माध्यम पर रखे हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, 2a है, और जिसके मध्य बिंदु O से r स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमने पहले ही बोल के रखा है, बहुत सारी चीज़ों को हम काउंट किए हैं, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि छोटी छोटी बातों से ही लेकर बड़ी बड़ी बातें या बड़े बड़े प्रश्न को हम हल करते हैं। जैसे मैंने कहा है, छोटे छोटे फूल को लेकर के क्या बोलता है, बड़ा माला बनती है, वैसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक से जब बात कंप्लीट करते हैं, तब वही कंप्लीट बात हमको क्या करते हैं, बड़े टॉपिक के लिए काम आता है। तो अब देखते हैं, हमने पढ़ा था कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो बिंदु आवेश से मिलकर बना हुआ है, एक माइनस और एक प्लस क्यू। तो हम पहले क्या करते हैं, बिल्कुल मैं पहले सिस्टम को क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल देंगे जो हमारे पास काउंटिंग है। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता को निकाल देंगे पी पर। ठीक, और चूंकि दोनों माइनस और प्लस क्यू आवेश को ऐड करके हम क्या बनाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए हैं, तो क्या होगा, दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो तीव्रता यहाँ पर आई हुई है, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, अब बात यहाँ पर थोड़ी सी और आ जाते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, चलिए इस पर तीव्रता जो बनता है, मान लो सपोज दैट कैपिटल E1, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितना हो रहा है, मान लो कैपिटल E1 हो रहा है, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता मान लो क्या हो रहा है, कैपिटल E2 हो रही है। ठीक, हमको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और हमको ये भी मालूम है प्लस क्यू और क्या होता है, वो आता है, और प्लस क्यू से क्या होती है, जाती है, और माइनस क्यू की ओर क्या होती है, आती है। और इस आधार पर दोनों E1 और E2 की काउंटिंग करेंगे, और दोनों के हम क्या करेंगे, इस सदिश विधि से जोड़ेंगे। ठीक है, और वह जो परिणामी निकलेगा वह क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, बिंदु P पर, जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कौन से पोजीशन पे है, अक्षीय या एक्सियल पोजीशन पर स्थित है। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा काम होगा, नंबर 1 को इसको नंबरिंग करके करूंगा काम। ठीक है, बिंदु ऐसा लिखे चलिए A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता। ठीक है, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो हम जानते क्या है, E1 इक्वल टू होगा 1/4πε0K, क्योंकि हमने के परिमाण के माध्यम पे रखा हुआ है, और Q अपान उस आवेश से, याद कीजिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का फार्मूला क्या था, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो हम कौन सा आवेश से ले रहे हैं अभी, प्लस क्यू आवेश से ले रहे हैं। तो प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये हमको काउंट करना। तो सबसे पहले देखिए, ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2a, और ये कितना है a। तो हमारे पास बना है क्या, ये कितना आ रहा है r माइनस a, ये a हुआ, और ये इससे इसको कंप्लीट हटा दे तो इतना बचता है। तो यहाँ पर मैं पहले लिख दूं AP, ठीक है, AP का स्क्वायर। क्लियर सबको, मतलब क्या हुआ, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता जो काउंट कर रहे हैं, वह E1 जो है इस AP के डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अब AP है क्या चीज, अभी बताया मैंने, ठीक, R माइनस वो कितना A, तो लिख यहाँ पर। और इसका डायरेक्शन मैंने क्या लिया है, AP दिशा में लिया है, क्योंकि यह प्लस के आविष्कार है इसलिए उधर जाएगा। तो इसको लिख दीजिए कौन सा, AP दिशा में। AP के वैल्यू कितना आया, E1 इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल K Q अपान R माइनस A का स्क्वायर, और इसको देकर रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, सिमिलर इसी के तरह हम क्या करेंगे, B पर स्थित, ठीक है, B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण इस P पर तीव्रता की गणना करेंगे। उसके बाद दोनों क्या कर देंगे, सदिश विधि से योग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब काम करते हैं, क्या है, B पर स्थित, ठीक है, B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की गणना करते हैं। चलिए सिमिलर नंबर 2 में चलूं,
बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता। ठीक, डायग्राम में देखें आप लोग, वीडियो में है आपके। बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, तो क्या होगा, E2 था 1/4πε0 कैपिटल के, ठीक, Q अपान क्या होगा, BP का स्क्वायर। एक चीज यहां पर बात आती है, फिर से उसको मैं क्लियर कर दूं, यहां पर माइनस क्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, चलिए यहाँ पर प्लस क्यू तो कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस क्यू यहाँ पर मैंने साइन को नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस क्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, तो याद कीजिए मैंने कूलाम के नियम के समय बता दिया था आपको। ठीक, कूलाम का नियम क्या कहता है, उन आवेशों के परिमाण, और मैं शुरू से बोलते चल रहा हूँ, इसीलिए कूलाम का नियम जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स के लिए क्या है, हमारे पास गाइड है, सिस्टम है बिल्कुल। और उस नियम पर हमने पढ़ा था क्या, कूलाम का नियम किस पर निर्भर है, आवेश के परिमाण पर, और हम जानते क्या है, परिमाण हमेशा क्या है, धनात्मक होती है, और इसलिए हम क्या लेंगे, आवेश के परिमाण को लेंगे, माइनस नहीं लेंगे यहाँ पर, वो जितना परिमाण का है। ठीक, क्लियर सबको, तो यहाँ पर मैं माइनस नहीं लूंगा। और बीपी क्या निकलेगा, आप लोग डायग्राम में देखें, तो यहाँ पर होगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल के Q अपान R प्लस A का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन देखिए क्या होगा, माइनस चार्ज में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, सदिश राशि, इसलिए क्या होगा, वो आवेश की ओर आएगा, तो आवेश की ओर क्या होगा, PB की ओर। ठीक है, PB दिशा में हम डायरेक्शन बता दें, और ये हमारा बनता है क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु आवेशों के कारण तो निकल गए, हमको तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालने हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम इन दोनों बिंदु आवेशों के कारण जो इंटेंसिटी निकली हुई है, उसको हम क्या कर देंगे, सदिश विधि से जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, सदिश विधि से जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, और देखते हैं, चूंकि ये थोड़ा सा मैं डायग्राम में लेकर चलूँ और बता दूं, यहाँ पर मैंने लिया था प्लस की आवेश, यहाँ पर लिया था क्या, माइनस की आवेश लिया था, और इंटेंसिटी हम यहाँ पर निकाल रहे थे, P पर निकाल रहे थे, टोटल इंटेंसिटी मान लो यहाँ पर E है, और ये इधर E1 जा रहा था, और इधर क्या जा रहा था, E2 जा रहा था। ठीक है, तो इस पोजीशन में देखिए रस्सी खींच के हिसाब से है। ठीक, रस्सी खींच के हिसाब से है, तो न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं, तो जो जितना होगा, और निश्चित है पास में तीव्रता ज्यादा होती है, तो प्लस के पास में है, इसलिए E1 क्या होगा, E2 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और E2 क्या होगा, E1 से लेस देन होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते क्या है, इसको हम देखिए, चलिए इस पर हम जो मैंने बताया अभी, चूंकि E1 ग्रेटर देन E2, ठीक है, अतः बिंदु P पर यदि परिणामी नहीं है, ये टोटल है, ठीक है, बिंदु P पर यदि परिणामी तीव्रता हम क्या लेंगे, सपोज दैट कैपिटल E हो, तो मैंने एक बात बोला था, याद करो, वेक्टर सिस्टम से जोड़ना है, क्योंकि क्या है, सदिश राशि है, तो परिणामी होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2, तो लिखूंगा मैं, चलिए समझने के लिए, E1 प्लस E2, और चूंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो निश्चित है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, क्या, मैं इसको ब्रैकेट इन करूं, माइनस ऑफ E2 ऐसा होगा। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता हमारा क्या हो रहा है, E1 माइनस E2। ठीक है, देखिए डायरेक्शन के कारण यहाँ पर माइनस आ रहा है, परिमाण के कारण नहीं, परिमाण तो धनात्मक होती है। ठीक, जब इसी को जब वोल्टेज में जाएंगे, विभव में जाएंगे, तब यहाँ पर दूसरा सिस्टम होगा। अब बात आती है, चलिए समीकरण ले लीजिए, समीकरण कौन कौन सा, ए व समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, ये देखिए मैंने मान रख दिया। ठीक, अब इसको हल करना है, तो हल करें, चलिए लाइन से, मैथमेटिकल प्रोसेस है पूरा। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, Q अपान 4πε0 के कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन ले लूँ, क्या हो जाएगा, इसको आप लोग हल कर सकते हैं, Q अपान 4πε0 के कॉमन। ठीक, क्या बचा यहाँ पर, 1/4πε0
आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेके हिसाब से क्या होगा, इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल के लार्जर ब्रैकेट में आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करें इसको तो इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल के, एक्सपांशन करें इसको क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar मल्टीप्लाई करके चलेंगे माइनस का। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके चलेंगे क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक, लार्जर ब्रैकेट क्लोज अपॉन आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। ठीक, होल स्क्वायर। घातांक नियम से हम जानते क्या है, यहाँ चूक करके लिखने आ सकते हैं, कॉमन सिस्टम है ये। ठीक, दो पदों के स्क्वायर है, ये घात है, यदि घात बराबर तो उसको एक घात में हम लिख सकते हैं। इस आधार पर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar जुड़ जाएंगे तो क्या बचा हमारे पास हुआ, ई इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल के लार्ज ब्रैकेटिंग 4ar, सॉरी क्यू यहाँ पर छूट गया था, क्यू अपॉन है ये, क्यू अपॉन हो गया क्यू अपॉन। ठीक है, अपॉन ये क्या बना हमारा, फिर से घातांक थ्योरम से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सिंपल मेथड है ये, यहाँ पर ध्यान रखना, आपसे भी ऐसा छूट ना जाए। जैसे मेरे से गलती हो गई थी, छोटा सा कौन सा 1 यहाँ पर हमारे आदत में आ गई, 1/4πε0 बोलते रहते हैं, तो हम 1/4πε0 लिखने डालें, क्यों भी यहाँ पर हमारे पास था। ठीक है, अब फिर से इसको देखें तो ई इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, फाइनल 4qar अपॉन, अब लेकर चलिए 4πε0 इंटू के, और यहाँ क्या हुआ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद कीजिए हमारे पास इसका ऐसा लिखिए। ठीक, 4qar। अब यहाँ पर इसको हम जानते हैं 2qa है क्या चीज, याद कीजिए हमने पिछले टॉपिक में लिया था विद्युत द्विध्रुव के कारण आघूर्ण। ठीक है, तो यदि मैं 4 को क्या ले लूँ, 2 × 2 में लूँ तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा, चलिए फिर से एक बार लेकर चले तो इसको पूरा कंप्लीट मिलाने के बाद चलिए इसी को लिखूँ, ई इक्वल टू हमारे पास क्या आया हुआ था अभी 1/4πε0 के 2 × 2qa इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा है था। ठीक, हम जानते क्या है, क्योंकि रो इक्वल टू 2qa क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। या तो मैंने द्विध्रुव आघूर्ण से एक हिंट दिया था आप लोगों को, जहां कहीं भी ऐसा दिखे तो हम वहां पर क्या ले सकते हैं, इसका संकेत ले सकते हैं द्विध्रुव का। तो अब इसके जगह, इस पार्टिकल की जगह, इतने की जगह, ठीक है, हम क्या पुट अप कर सकते हैं, E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 2 रो इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये कैपिटल के, और यही क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, और कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक, अब इसी में इसको लेने हम समीकरण शायद 3 आया हुआ था, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको इसका जो डायरेक्शन होगा ए पी के, क्योंकि हमने देखा है ए के कारण जा रहा है, ए पी के
अनुदिश या दिशा में। ठीक, अब इसी को यदि सदिश रूप लिख, क्योंकि हमको मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो इसी को मान लो हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो इसमें क्या करेंगे, P की दिशा में एक एकांक सदिश का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसी का सदिश रूप क्या बनेगा हमारे पास, सदिश रूप में वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल K 2 रो r अपॉन r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और p के, जहां पर p केप क्या चीज है, p केप क्या चीज है, p की दिशा में एकांक सदिश। इसी में फिर से एक नया सिस्टम तो नहीं बोलूंगा, हमने अभी माध्यम क्या लिया हुआ है, माध्यम का चयन क्या किया है, एक ऐसा माध्यम जिसका पराद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है, कैपिटल के है। ठीक है, तब यदि माध्यम क्या ले, थोड़ी देर के लिए माध्यम वायु या निर्वात। ठीक है, जब माध्यम में दे लेते हैं क्या, वायु निर्वात, उस समय मालूम हमको वायु निर्वात का प्रोग्राम कितना होता है, 1। यहाँ पर 1 पुट अप करें तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन, इसको चलिए बॉक्सिंग कर देते थोड़ा सा। ठीक, और हमारे पास तब यहाँ पर स्थिति आती है कौन सा, K इक्वल टू 1 रखने पर हो जाएगा E इक्वल टू, तो समीकरण किससे, 3 से क्या बनता है, इक्वल टू 1/4πε0 K का इक्वल 1 हो गया, 2 रो r अपॉन r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में है, जब माध्यम क्या ले हम लोग, वायु या निर्वात में। इसी का यदि वेक्टर फॉर्मेट लेंगे तो वही होगा, फिर से क्या होगा, सदिश रूप क्या हो जाएगा, इसी का सदिश रूप में वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 2 रो इंटू r अपॉन r स्क्वेयर माइनस a का स्क्वेयर पावर 2, और ये वेक्टर P का इकाई सदिश। ठीक, और ये हमारा क्या बना, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है, जब कहाँ पर वह हो, वायु या निर्वात में हो, उस समय उसके कारण अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आपको इसके अतिरिक्त में यहाँ पर कहा जाए, बोर्ड के पेपर के हिसाब से बात करें तो इसके अतिरिक्त मान लो और पूछा जा सकता है क्या, छोटे डाइपोल, बहुत ही छोटे डाइपोल हो, ठीक है, या वह जो बिंदु है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं वो बहुत ही डिस्टेंस पर हो, बहुत दूरी पर हो, उस समय उसकी गणना कीजिए करके। ठीक है, तो उस समय आपको काउंटिंग तो इतना करना ही है, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर यदि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण r दूरी पर अक्षीय स्थिति पूछता है तो यहाँ तक लेकर चलेंगे। ठीक, यदि वायु निर्वात के बोलते हैं तो यहाँ तक बताएंगे, वेक्टर फॉर्मेट पूछता है तो यहाँ तक लेकर चलेंगे, वायु निर्वात के लिए वेक्टर फॉर्मेट पूछता है तो यहाँ तक चलेंगे। इक्वेशन नंबर क्या बनता है अपने पास, 5, और ये बनता है क्या, 6। ठीक है, जिस कंडीशन को आपको पूछा जाता है, लेकिन हमारा बेसिक कंडीशन यहाँ पर आता ही है, इसके बाद ही हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, अब इसी में एक कंडीशन हम लेकर चलेंगे, कौन सा, यदि जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रही है एक्सियल पोजीशन पर, वह डाइपोल क्या हो, बहुत ही छोटा हो। ठीक, या जिस बिंदु पर हम पता कर रहे हैं वह बिंदु क्या हो, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत अधिक दूरी पर हो, उस समय क्या लिखोगा। ठीक है, तो इसलिए हम जानते हैं बहुत अधिक दूरी पर होगा बिंदु वस्तु, याद कीजिए फिर से बात आ रही है, बिंदु वस्तु टाइप पर होगी बात। ठीक है, यदि वह बिंदु बहुत दूरी पर है तो उसकी तुलना में वह उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या मानेंगे, बहुत ही छोटा मानेंगे या छोटा लेंगे, उस समय उसका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, इग्नोर करने के लायक होगा। ठीक है, उसको नगण्य मान सकते हैं, तो उसी को लेकर चले। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले, यदि उस हेडिंग के हिसाब से पूछा जाता है तो आपको इक्वेशन नंबर 3 में आने के बाद उस कंडीशन को अप्लाई करके काम करना है। ठीक, चलिए तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, ये लिख दिया मैंने, छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण या यदि बिंदु P अत्यधिक दूरी पर स्थित हो, इस स्थिति में क्या होगा। ठीक,
मतलब छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण, या यदि बिंदु कहाँ हो, द्विध्रुव से बहुत अधिक दूरी पर हो, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना कर रहे हैं, तब इस स्थिति में क्या होगा हम जानते हैं। यदि बहुत दूरी चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, छोटी चीज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक, तो इग्नोर कर दें तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन को लिख दूं, मतलब आर मोर ग्रेटर देन ए। ठीक, तो आर की तुलना में ए को क्या कर दें, नगण्य मानने पर। तो नगण्य मानने पर क्या होगा, समीकरण 3 से जो हमारा समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 3 बना होगा, मैं इक्वेशन नंबर 3 को लिख देता हूं एक बार फिर से। क्या हुआ था हमारे पास, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, ठीक, टू रो इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ये आया हुआ था। ठीक, इस आधार पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए को इग्नोर मार है, इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं तो हटा दें, तो क्या बनेगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के टू रो इंटू आर अपॉन आर पावर 4। ठीक, सॉल्व कर इसको, तो ई इक्वल टू आ रहा है, चलिए यहाँ लिखूं मैं, तब आ रहा है ई इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, ठीक, 2 इंटू रो अपॉन आर पावर 3। और ये हमारे पास आता क्या है, छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है, छोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जबकि वह इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, के प्रतिगामी के माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, इसको लेकर चलो मैं समीकरण नंबर कितना, 7। ठीक है, इसी में यदि फिर वही जैसे पिछले हमने काम किया था, यदि माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, तो जानते हैं उस समय के इक्वल क्या लेंगे, 1, तो उस समय इक्वल क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू रो अपॉन आर क्यू। ठीक, ये भी ले सकते हैं। चलिए इसको इक्वेशन नंबर बता दिया मैंने 8। अब इन्हीं दोनों को हम वेक्टर फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। क्या होगा, सदिश रूप क्या बनेगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता सदिश रूप में। ठीक है, क्या ले लेंगे, पी की दिशा में इकाई सदिश का हम क्या कर देंगे, वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, सदिश रूप में इसका समीकरण 7 का क्या होगा, वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 रो अपॉन आर क्यू, और ये इकाई सदिश पी, जहां पर पी क्या चीज है, मैं दोनों कंबाइन करेंगे, और समीकरण 8 का क्या होगा सदिश रूप, वेक्टर ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू रो अपॉन आर पावर 3। ठीक, वेक्टर इकाई वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर पी। ठीक, चाहे किसी इक्वेशन नंबर दे सकते हैं इसको 9, और इसको क्या दे सकते हैं 10। ठीक, जहां पर पी क्या चीज है, पहले लिख चुके हैं, पी क्या चीज है, पी की दिशा में इकाई सदिश है। ठीक, और इस तरह से हमारा क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना होती है, जिसमें 2 कंडीशन आए, 2 क्या बोलूँ मैं, 3 मान के चलिए, 3 कंडीशन आए। एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो, बहुत छोटा हो, और तीसरा जब उसको क्या करें, मीडियम चेंज कर दें, माध्यम की जगह हम क्या कर दें, वायु या निर्वात कर दें। तो आपको क्वेश्चन पेपर में जिस कंडीशन को पूछा जाता है उस कंडीशन तक आपको जाना है। ठीक है, और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और वो भी कौन सा, एक्सियल पोजीशन पर कंप्लीट होता है। ठीक।